हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वह है जतरा भगत के विषय में तथा ताना भगत आंदोलन के विषय में। मैं अपने ब्लॉग पे जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उसके विषय में पोस्ट करती हूँ और डेली सुबह में भी मैं जीके अपडेट करके अपने ब्लॉग पे जिसका एड्रेस है @topersTouch उसमें पोस्ट करती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं या यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदे का होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे जिसका विषय है ताना भगत आंदोलन और जतरा भगत के विषय में। अब यदि हम ताना भगत आंदोलन के विषय में बात करते हैं तो ताना भगत आंदोलन को ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ताना का अर्थ ही होता है जो गिरी हुई स्थिति है उससे ऊपर उसको खींच के उठाना, या फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्थिति खराब हो गई है उसको बेहतर की ओर ले जाना। और यही उद्देश्य भी रहा था ताना भगत आंदोलन का और इनके जो नेता रहे थे जतरा भगत का। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जतरा भगत के विषय में या ताना भगत आंदोलन के विषय में, तो इसकी एक विशेषता रही थी जो शायद इसे अन्य जितने भी आंदोलन थे उससे अलग भी इसको करती है। यदि हम यहाँ पे ताना भगत आंदोलन के विषय में यह कहते हैं कि यह बाकी आंदोलन से अलग था, वो इसलिए क्योंकि जतरा भगत की मृत्यु के पश्चात भी इनके अलावा और भी नेता थे जो सामने आए थे उभर करके, और जितने भी जनजातीय लोग थे स्पेशली जो उरांव जाति के लोग थे उनके उत्थान के लिए कार्य भी किया था तथा लोगों को जोड़ने का काम किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जतरा भगत के सिद्धांतों के विषय में तो वह यह रहा था सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना। और शायद यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जितने 3 उद्देश्य थे सत्य, अहिंसा और सादगीपूर्ण जीवन का, वो तीनों कहीं ना कहीं गांधी जी के जो सिद्धांत थे उससे मेल खाते थे। और शायद यही कारण रहा था कि जितने भी जतरा भगत से जुड़े हुए अनुयायी थे वो बाद में आगे चल करके गांधी जी के समर्थक भी बने थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी सहभागिता रही थी। अब हम आते हैं जतरा भगत के विषय में जो ताना भगत आंदोलन के नेता रहे थे कि उनका बाल्यकाल कैसा था और किस प्रकार वो नेता के तौर पे उभर करके सामने आए थे। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो इनका जन्म स्थान जो है वह गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी नावाटोली ग्राम में हुआ था 1888 में। इनके जन्म तिथि के विषय में विवाद है या फिर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कोई भी साक्ष्य पूर्ण रूप से अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया है। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उसी दिन जतरा जयंती भी मनाई जाती है वहां चिंगारी ग्राम में जहां की इनका जन्म हुआ था। ऐसा मानते हैं उरांव जाति के लोग कि गांधी जी का ही जो है वो पुनर्जन्म रहा था जतरा भगत का, और इसीलिए वो गांधी जी के बाद में आगे चलकर समर्थक भी बनते हैं। अगर यदि इनकी तिथि के विषय में बात किया जाए तो जो हमें साक्ष्य मिलता है ग्रंथों में वह यह है कि उनका जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ था। अब हम आते हैं कि इनके पिता, पत्नी और माता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिबरी भगत और पत्नी का नाम बुधनी भगत था। हालांकि इनका जन्म उरांव जाति में हुआ था परंतु हम देखते हैं कि ये बाद में तंत्र मंत्र में लीन हो गए थे सीखने में और आगे चल करके, परंतु जो है वो हेस राग के तुरिया भगत इनके अधीन तंत्र मंत्र की या मति की विद्या सीख रहे थे। अचानक से 1914 में जब वो तंत्र मंत्र सीख करके वापस लौट रहे थे तो उन्हें आत्मबोध हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनको लौटते समय जो उरांव के देवता होते हैं धर्मेश उनकी दर्शन हुई थी और अचानक से इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अचानक से यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जतरा भगत जो थे वो मांस मदिरा की तरफ इनका जो झुकाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत जितने भी इस तरह से अंधविश्वास थे उससे खुद भी दूर हुए और बाकी जितने जनजातीय लोग थे उनसे भी कहते थे कि इनसे दूर रहना चाहिए।
किस प्रकार सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए और एक उद्देश्य के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पे उनके द्वारा परिवर्तन जब उनका हुआ था, हृदय परिवर्तन, उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार जनजातीय लोगों के बीच में किया था। माना यह जाता है कि आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो अप्रैल 1914 में हुआ था। अब जब ताना भगत का हम बात करते हैं तो ताना भगत जो है वो उरांव के जो धर्म है, कुड़ुक धर्म, उसको अपनाने वाले लोग होते हैं। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यहीं से जब जतरा भगत वैष्णव धर्म के भी प्रचारक बन गए थे, उसके बाद जब वो सम्मिलित हुए, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, तो उनकी मृत्यु जब हुई थी 1916 में, उसके बाद अन्य जितने नेता थे वो उभर करके हमारे समक्ष आते हैं। अब इनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनको जो है, क्योंकि ये लगातार अंग्रेजी हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ बात करते थे, इसलिए इनके खिलाफ गुमला के जो अनुमंडल अधिकारी थे उन्होंने मुकदमा चलाया था, जिसमें इन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें पकड़ा गया था उनके 7 अनुयायियों के द्वारा के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि वो जबरदस्ती जो मजदूर थे या जनजातीय लोग, जो कामगार लोग थे, उनको भड़काने का काम कर रहे थे, उन्हें काम करने से रोक रहे थे अंग्रेजों का और जमींदारों का। इसी आधार पे इन्हें कैद किया गया था। माना यह जाता है कि इन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था जेल में, जिस वजह से इनकी मृत्यु 2 महीने के बाद 1916 में ही हो गई थी। एक यहाँ पे हमें और भी जानकारी प्राप्त होती है कि जतरा भगत को जब जेल से छोड़ा गया था तो उन्हें इस शर्त पे छोड़ा गया था कि वो बाहर निकल करके अपने अनुयायियों के बीच में इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे कि वो जमींदारों का या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कार्य करें, या इसके विषय में भी कि जितने भी उनके सिद्धांत जो जागरूक करने का काम कर रहे थे आंदोलन से जुड़े हुए अनुयायियों का, उनके मध्य में नहीं करेंगे। परंतु इतना अधिक प्रताड़ना के बाद में उनकी मृत्यु 1916 में हो जाती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अन्य भी जो नेता वो उभर करके सामने आए थे और ताना भगत आंदोलन को प्रचारित करने का काम किया था। जतरा भगत के समय में हमें यह देखने को मिलता है कि यह आंदोलन सिमट करके गुमला के और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहा था, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि इसका प्रचार प्रसार अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा था। स्पेशली यहाँ पे मैं आपके समक्ष इनका नाम लेना चाहूंगी, जिनका नाम था देवमणि। ये महिला जुड़ी हुई थी ताना भगत आंदोलन के साथ में। इनका जन्म भी गुमला क्षेत्र में ही हुआ था और इनके जुड़ने के बाद में ताना भगत आंदोलन और अधिक प्रचारित प्रसारित हुआ था। रांची और हजारीबाग के क्षेत्रों में भी ताना भगत के सिद्धांतों का और उसके जो उद्देश्य थे उसका प्रचार प्रसार उरांव जाति के मध्य में होने लगा था। हालांकि यहाँ पे ये कहा जाता है कि देवमणि के जुड़ने के बाद में इस आंदोलन के पश्चात जितने अन्य भी थे जाति के लोग, जैसे आपका यहाँ पे मुंडा जाति के जो लोग थे वो भी, और खड़िया जाति के लोग, ये भी जुड़ने लगे थे ताना भगत आंदोलन के साथ में। अब अन्य जितने और नेता इनके साथ में जुड़े रहे थे ताना भगत आंदोलन के साथ में, और किस प्रकार अलग अलग संप्रदायों का हम देखते हैं कि विकास होता है उसके कारण, उसकी मैं चर्चा करूंगी। सबसे प्रथम हम देखते हैं कि मांडर जिले के शिबू भगत नाम के एक व्यक्ति थे। इनके विषय में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु वो अचानक से उठ खड़े हुए थे। इन्हें भी ईश्वर की दर्शन हुई थी और उसके पश्चात, परंतु अचानक से देखने को मिलता है कि वो जब मृत्यु के पश्चात, जब माना जाता है कि वो उठ के खड़े हो गए थे, तो दामोदर घाटी के पास में जाकर के काली बकरी उसकी बलि दिए थे और वहां पे जितने भी उनके अनुयायी थे उनके बीच में मांस का वितरण किया था। और इस प्रकार से जितने भी मांस खाने वाले जो अनुयायी थे शिबू भगत के, उनको जुलाहा भगत के नाम से जाना जाने लगा था। इनके मध्य में से जितने भी अनुयायी थे जिन्होंने मांस खाने से मना कर दिया था, वो लोग अरवा भगत के नाम से जाने जाने लगे, क्योंकि माना जाता है कि वो सिर्फ अरवा चावल ही खा करके रहते थे। अब जो है दूसरे नेता जो और यहाँ पे उभर करके आते हैं ताना भगत आंदोलन के समय में, वो थे घाघरा के बलराम भगत। इनका यह मानना था कि गाय की पूजा करनी चाहिए, किसी भी गाय या बैल से उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि यह प्रताड़ित करने जैसा होता है जानवरों को। इसलिए जो है इनके साथ में गौराक्षी भगत नाम के अनुयायी हमारे समक्ष आते हैं, जो खेती बाड़ी छोड़ करके
बाद में पशुपालक बन गए थे। खेतीबाड़ी इसलिए छोड़ दिया गया था इनके द्वारा क्योंकि ऐसा माना जाता था कि खेतीबाड़ी में जो गाय होते हैं उनकी यहाँ पे प्रताड़ना होती है, उनके साथ में खराब व्यवहार होता है, जिसके वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी छोड़ने का हमें उल्लेख मिलता है गौड़ाक्षी भगतों के द्वारा। अन्य जो हमें जानकारी प्राप्त होती है नेता की, वो थे विष्णुपुर के विष्णु भगत। इन्होंने जतरा भगत के तरह ही विष्णु संप्रदाय को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया था। हालांकि अलग अलग संप्रदायों का उदय हमें जरूर देखने को मिलता है, परंतु एक बात यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कि जितने भी नेता रहे थे, या वो देवमणि रही हों, या शिबू भगत हों, या बलराम भगत हों और भिकू भगत, ये सभी ही जितने जनजाति लोग थे उनको एकजुट करने का कार्य किया था, उन्हें जागृत करने का कार्य किया था कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। किसी भी जमींदार, अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी और जो बाहरी लोग हैं उनके लिए कार्य नहीं करना चाहिए। किस प्रकार अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और स्वशासन की मांग और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, ये सभी हम देखते हैं कि एक मुख्य विषय रहा था। जितने भी नेता रहे थे तारा भगत आंदोलन के, उनके साथ में ये लगातार चलता ही रहा था, जब तक हम कह सकते हैं कि ताना भगत का प्रचार प्रसार हुआ था या आंदोलन अपने विकास पे था। अब मैं आती हूँ कि आखिर में ऐसा क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ था या क्या ऐसे कारण रहे थे जिसके वजह से ताना भगत आंदोलन हुआ और एक मौका दिया था जतरा भगत को एक नेता के तौर पे उभर करके हमारे समक्ष आने का। अब मैं एक एक करके एक एक बिंदु के विषय में आपसे चर्चा करूंगी कि क्या क्या आखिर में कारण रहे थे जिसकी वजह से ताना भगत आंदोलन हुआ। पहला जो कारण रहा था कि जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अपने बिरसा मुंडा के जो वीडियो पे आपसे बात किया था कि बिरसा मुंडा ने भी अपने आंदोलन में या उलगुलान में ब्रिटिश हुकूमत, जमींदार और बाहरी लोगों के खिलाफ या उनके शोषण के खिलाफ ही बात की थी। सरदारी आंदोलन भी ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के खिलाफ ही था और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ही था, परंतु दोनों ही आंदोलन से बहुत अधिक जनजातीय लोगों का जो शोषण हो रहा था वो रुक नहीं पाया था। तो एक प्रकार से जब आंदोलन हुआ था, बिरसा आंदोलन हुआ हो या बिरसा आंदोलन हुआ हो, दोनों ही समय में, सरदारी आंदोलन के समय में भी और बिरसा आंदोलन के समय में भी, भले ही शोषण में हमें कमी देखने को मिलती है, परंतु जैसे ही आंदोलन ये खत्म होते थे उसके साथ पुनः फिर से शोषण शोषक वर्ग के द्वारा फिर से प्रारंभ हो जाता था। तो एक प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो असफलता रही थी पहले के होने वाले आंदोलनों को, ये लोगों को जोड़ने का या जागृत करने का कार्य भी यहाँ पे किया था। दूसरा जो हम कह सकते हैं कि जो कारण रहा था वो यह रहा था कि इन आंदोलनों के बावजूद जो शोषण था जनजातीय लोगों का वो और अधिक होने लगा था शोषक वर्ग के द्वारा। तीसरा जो कारण रहा था वह था कि जो जमींदार थे और जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी थे, इनके द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता था जनजातीय लोगों के साथ में। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भूमि विवाद भी बहुत सारे उठ खड़े हुए थे क्योंकि जनजातीय लोगों का जो जमीन था वो भी हथिया लिया जा रहा था, कर भी बहुत अधिक वसूला जा रहा था, जिस वजह से लोग बहुत अधिक शोषित महसूस करने लगे थे। बेगारी की समस्या, जैसा कि हम जानते हैं बेगारी का अर्थ ही होता है कि बिना कोई वेतन या पैसा दिए काम करवा लेना, तो यही हो भी रहा था। जितने जनजातीय लोग थे उनसे बिना कोई पैसा दिए उन्हें कार्य करवाया जा रहा था, भले ही वो रेल लाइन बिछाने में हो या अन्य कोई भी कार्य हो रहा था, निर्माण कार्य, उसमें बेगारी का काम हम लोगों को देखने को मिलता है कि जनजातीय लोगों के द्वारा करवाया जा रहा था। ये बेगारी सबसे बड़ी समस्या हम कह सकते हैं या कारण रहा था इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए। 1820 से 1910 के बीच में बहुत सारे दुर्भक्षी ऐसे हुए थे, जैसे कि बहुत अधिक वर्षा नहीं हुई थी। कम वर्षा होने के वजह से जो जनजातीय लोग थे, एक तो पहले से शोषण का मार और अत्यधिक कर का मार भी झेल रहे थे, परंतु बहुत सारे ऐसे दुर्भक्षी होने के वजह से इनकी स्थिति और भी खराब हो गई थी, जो कि उस समय के उराव जनजाति के लोग थे उनको एक साथ जोड़ने का काम किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में। अगर हम तत्कालिक कारण कहें या हम कह सकते हैं कि बेगारी के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था इस आंदोलन के होने का, वो ये रहा था कि अंग्रेजी गवर्नर के लिए आरामगाह बनाया जा रहा था नेतरहाट में। बहुत सारे सड़क और बंगलों का निर्माण हो रहा था,
जहां पे मजदूरों को जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा था और उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो रहा था। इसी के साथ जुड़ा हुआ बेगारी का समस्या भी है। दुर्व्यवहार और बेगारी दोनों ही करवाए जा रहे थे इस आरामगाह के निर्माण में। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जितने भी कारण रहे थे वो सब शोषण के ही रहे थे, और जो आवाज उठाया गया था वो शोषक वर्ग के खिलाफ या शोषण के खिलाफ उठाया गया था। और ये जितना एक माहौल हम कह सकते हैं कि ये तैयार किया था जतरा भगत के लिए एक नेता के तौर पे उभर करके हमारे समक्ष आने के लिए। और उस समय जनजातियों की स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी एक दिमाग में एक बैठ गया था कि जो उनके नेता ही उभर करके सामने आ रहे हैं वो भी ईश्वर तुल्य हो जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे जो ताना भगत आंदोलन के परिणाम रहे थे और किस प्रकार ये लोग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े, इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगी। थैंक यू।